हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग NIE क्लासेस 9th एंड 10th महाराष्ट्र बोर्ड। तो यार आज के इस लेक्चर में हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3 यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। देखो बच्चों, आपको एक बात बता दूं, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 हमारा खत्म हो चुका है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने केपलर्स लॉ को अच्छे से पढ़ा है। एंड एक चीज का आप ध्यान रखना कि अगर आप इन सारे वीडियोस को ध्यान से लाइन से देखते हो तो आप 11वीं 12वीं में डॉक्टर इंजीनियर बनने लायक साइंस सीख लोगे, क्योंकि आप मेरे कंटेंट को देख रहे हो। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को नहीं सिखाता हूं, 1 घंटे में चीजें कवर हो जाएं ऐसा इम्पॉसिबल है। मैं हर एक चीजों को जितना आपके सिलेबस में दिया है, जितना आपके टेक्स्ट बुक में लाइन टू लाइन चीजें दी हुई हैं, मैं सब कुछ अच्छे से पढ़ा रहा हूं। मतलब अगर आप एक किसी ट्यूशन क्लास में जाकर के भी 20 से 30 हजार रुपए भर के भी पढ़ रहे हो ना, तो भी ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपको क्लास 10th का नहीं मिलेगा। ये मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, ये बात आप ध्यान रखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हो NIE क्लासेस 9th एंड 10th महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसमें कमेंट जरूर करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर। आज हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे एंड बिलीव मी गाइस, आज का लेक्चर थोड़ा हार्ड होगा। मतलब लेक्चर नंबर 1 और 2 आसान था क्योंकि उसमें हमने बेसिक्स, और मैं ऐसा सिखाऊंगा ही कि कोई भी चीज आपको चिंदी लगने वाली है। बस आज का चैप्टर, आज का जो लेक्चर है इस चैप्टर का, इसमें थोड़ी सी चीजें बड़ी बड़ी और लेंदी होने वाली हैं, है ना। ये बात आप ध्यान देना। इवन आपके ट्यूशन में हो सकता है इन चीजों को स्किप कर दिया हो, ओमिट बोल दिया हो, बोला ये नहीं पढ़ने का, ये नहीं आता है, ऐसा भी बोल दिया होगा। लेकिन हमारे सिलेबस में दिया है तो मैं तो सब पढ़ाऊंगा भाई। और जो बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा है उसको पता है कि मैं हर एक चीज को पढ़ाता हूं, कभी कोई भी चीज मिस नहीं करता। तो चल फिर भाई शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आज हम पढ़ेंगे, बट उसके पहले हमने क्या पढ़ा था उसको मैं रिवाइज कराऊंगा। भाई मैं क्लास 10th की बेस्ट नोट्स बनाया हूं। अगर इस नोट्स को आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखो साइंस 1, तो मैं फटाक से आप लोगों को नोट्स भेज दूंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे न्यू इंडियन एरा ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां पर फ्री में आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। तो आ जाओ भाई शुरू करते हैं। देखो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने इसके पहले पढ़ा था सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विद सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, ये सर्कुलर मोशन था। सर्कुलर मोशन कभी भी विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स पॉसिबल नहीं होता। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स भी पढ़ा था कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ और अलोंग विद अ सर्कुलर पाथ, and that force is directed towards the center of the circle, then that force is called as centripetal force। समझ रहा है? तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी प्रॉपर लिखी थी। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कमफरेंस एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स। इसका फॉर्मूला भी कोई नहीं बताता है भाई। सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है। ये बात भी आप याद रखना। जब आप क्लास 12th में चले जाओगे, क्लास 12th में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स जब आप पढ़ोगे, है ना, तब आपको वहां पर ये फॉर्मूला आपको वहां पे मिलेगा। ये बात आप ध्यान देना। तो ये चीजें हमने रिवाइज करी थी। फिर हम लोगों ने केपलर्स लॉ पढ़ा था, एलिप्स क्या होता है, ये चीजें हमने देखी थी। हमने ये चीज देखा था कि लॉ नंबर 1 क्या कहता है, लॉ नंबर 2 क्या कहता है, लॉ नंबर 3 क्या कहता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन का मतलब, बहुत सारे टीचर यही चीजें नहीं समझाते बच्चों को और बच्चा ये चैप्टर से दूर भागता है, बच्चा ये चैप्टर सीख नहीं पाता। जिस बच्चे को प्रोपोर्शनलिटी का मतलब नहीं आएगा ना, वो ये चैप्टर में कभी टॉप नहीं कर सकता और ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं कर सकता। रट्टा मार के 1-2 क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी का मतलब नहीं समझ पाओगे अगर क्लास 10th में, तो फिर आप ग्रेविटेशन चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये बात आप ध्यान देना। तो मैंने ये पढ़ाया था, एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखो, तो प्रोपोर्शनलिटी को डिनोट करते हैं अल्फा से। प्रोपोर्शनलिटी 2 तरह की होती है, एक डायरेक्टली और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब होता है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मतलब देखो सीधा सीधा स्ट्रेट में। और इनवर्सली का मतलब 1/में, इनवर्सली का मतलब 1/में। दोनों के लिए बच्चों सिंबल हम लोग सेम यूज करते हैं, दोनों के लिए सिंबल सेम यूज करते हैं, है ना। मीनिंग क्या? अगर मान लो बच्चों अगर इस साइन को हटाना है, अल्फा को अगर हटाना है, तो हम क्या करते हैं? इक्वल टू के भी लिखते हैं। जैसे कि अगर मान लो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, तो हमको इस साइन को नहीं चाहिए भाई। मैथमेटिक्स में हम लोग ये साइन थोड़ी यूज करते हैं, हम लोग इक्वल टू साइन यूज करते हैं ना। तो A इक्वल टू के लिखने का और B ये वाला जो यहां पर है वो ऐसा, बस ये इक्वल टू के ला देने का। के का मतलब क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? के का मतलब कांस्टेंट होता है। ये बात आप ध्यान देना। तो यहां पर भी सेम, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो A इज इक्वल टू के इंटू 1/B आ जाएगा। के मतलब कांस्टेंट। ये बात आप ध्यान देना अच्छे से। अच्छा, इनका मीनिंग क्या है भाई? मीनिंग सीख लो।
कभी भी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि अगर b की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे a की वैल्यू भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर हमारे b की वैल्यू घटेगी तो हमारे a की वैल्यू भी घटेगी। ये आप मतलब हमेशा याद रखना। कलर पे ध्यान दो, मैंने कलर पे अच्छे से मस्त कॉम्बिनेशन बनाया है। अब यहां देखो, अगर b की वैल्यू घटेगी तो यहां पर a की वैल्यू बढ़ती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो उल्टा रहेगा। और अगर यहां पर हमारे b की वैल्यू बढ़ेगी, यहां पे ध्यान देना, तो यहां पर a की वैल्यू घटेगी। ये चीज पे भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। ये था बच्चों हमारे प्रोपोर्शनलिटी साइन का मतलब। अब आप इसके दम पे सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब हमारा जो आज का टॉपिक था लेक्चर नंबर 3 का, वो ये है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने लिखा भी था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलो अब इसको सीखते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था भाई? केपलर भाई हमारे फेल हो गए, केपलर ने हमारे प्रूफ नहीं दे पाए कि उनके तीनों लॉ कहां से आए थे। तो हमारे न्यूटन भाई साहब आते हैं और न्यूटन भाई साहब हमारे मस्त अच्छा सा बढ़िया सा ग्रेविटेशन का रूल देते हैं। अब ये क्या रूल है? यूनिवर्सल रूल इन्होंने दे दिया। न्यूटन बाबा भाई बाप रे, इन्होंने यूनिवर्सल रूल दे दिया। मतलब पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ये रूल अप्लाई होता है, ऐसा रूल इन्होंने दे दिया। क्या रूल है भाई? चलो देखते हैं कि क्या बोला इन्होंने। बच्चों अगर इनके रूल को आपको समझना है ना, तो ये जो लाइन इंग्लिश में लिखी हुई है, ध्यान देना अच्छे से, तो ये जो लाइन इंग्लिश में लिखी हुई है इसको आपको याद करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? तो आपको ये लाइन पूरी याद करनी पड़ेगी। अगर याद नहीं है तो फिर आप फंस जाओगे बाद में। ये बात आप समझ के रखना। तो आज समझाता हूं याद क्या करना है भाई, मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है वो समझाऊंगा, फिर आपको अपने आप याद हो जाएगा। दो मीनिंग है इसका। चलो, एवरी ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना बच्चों, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। ध्यान देना, पहली लाइन का मतलब यह है कि दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ डेफिनेट फोर्स। मतलब कि ये पेन और मैं, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और हमारे बीच में एक डेफिनेट फोर्स है। वो फोर्स कितना है वो चीज हमें बाद में देखनी है भाई, क्या है मैं आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा। बट दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये मेरा चश्मा और मुझे, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया अगर ये पेन और आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो तो ये पेन आपसे चिपक क्यों नहीं जाती है ना? तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल में आपने राहुल और रोशनी वाली रील देखी है क्या, है ना? क्यों नहीं चिपक जाते? वहां पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसको सॉल्व आज हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो ये बात आप ध्यान देना कि हम क्यों नहीं चिपक जाते हैं, ये बात आप समझ के रखना, ये आज आप सीखोगे। लेकिन भाई फोर्स तो लगता है, न्यूटन ने बोला मतलब बोल दिया भाई। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। ये बात आप ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। This force is directly proportional. This force is directly proportional to the product of masses of two object. To the product of masses of two object. अब जैसे ये पेन है और मैं हूं, तो मैं एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये पेन एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम दोनों का कुछ तो मास होगा। तो हम दोनों के मासेस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, है ना? तो दोनों की, जैसे मेरा मास अगर m1 है तो इसका मास m2 है, तो हम दोनों के m1 इंटू m2, m1 मल्टीप्लाइज बाय m2, है ना? दोनों का प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो फोर्स। ये पहली लाइन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वही फोर्स, एंड इज मतलब वही फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बात ध्यान देना। तो आ जाओ बच्चों, मैं यहां पर आपको थोड़ा सा समझा के देता हूं। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इसका मास मान लो m1 है, इसका मास m2 है। तो न्यूटन ने क्या बोला कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय सम फोर्स। तो मैंने मान लिया कि ये फोर्स मेरा यहां पर है। समझ रहे? मैंने क्या मान लिया? ये फोर्स मेरा यहां पर है। अब न्यूटन ने बोला था ठीक है भाई, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय सम फोर्स, मैंने मान लिया। अब दूसरी चीज, न्यूटन ने यह भी बोला कि ये जो फोर्स है, यहां पे क्या लिखा न्यूटन ने कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है, इन मासेस के प्रोडक्ट को, इन मासेस के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट के मासेस को। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा लाइन, एंड वही फोर्स, एंड इज मतलब वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का। तो मैं मान लो बच्चों मानता हूं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मान लो d है।
अब मुझे नहीं पता कितना है तो मैंने डी मान लिया, डी है। तो न्यूटन ने क्या बोला कि वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली बोले तो 1 में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली बोले तो 1 में, सिखाया ना अभी मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये हमारा दूसरा लॉ है। अब बच्चों बोलो समझ में आया कि नहीं? यही चीज न्यूटन ने बताई है, यही न्यूटन का लॉ है। न्यूटन ने बोला कि दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय सम फोर्स, ठीक है। फिर वही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फिर वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। बोलो बच्चों मजा आ गया ना सीख के? इतनी हार्ड चीज है भाई, आपने सीख लिया, इसके ऊपर 2022 में क्वेश्चन भी आया है। तो देखो अब ये तो मैंने ऐसे ही ऊपर से सिखा दिया, अभी हम अच्छे से जैसे एग्जाम में लिखते हैं वो चीज के हिसाब से सिखाऊंगा मैं आपको। कॉन्सेप्ट तो मैंने सिखा दिया, अब फॉर्मेलिटी सीख लेते हैं, आ जाओ। तो देख भाई, मान ले एक ऑब्जेक्ट इधर दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, तो इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है m1 है और इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है m2 है। ये दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है। चलो तो अब ध्यान देना अच्छे से। तो पहला रूल के हिसाब से वही जो मैंने आपको पढ़ाया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये भी हो गया। अब बच्चों बोलो, ये इंग्लिश में आप लिख लोगे ना कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टू ईच अदर बाय सम डेफिनेट फोर्स एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। पढ़ लोगे ना बच्चों पक्का? चलो बहुत बढ़िया, ध्यान रखना है चीज को, यही चीज है। अब यहां से भी आप सीख सकते हो कि ईच एंड, एक लाइन बस याद कर लो, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय सम फोर्स, बाय सम डेफिनेट फोर्स एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। याद कर लोगे ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो लिखा है यही इंग्लिश में लिखना है आपको, बस आपको बोलने आना चाहिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको बोलने आना चाहिए बच्चों, ये बात आप ध्यान रखना। यही तो होता है कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। आ जाओ आगे लेके चलता हूं। अब मान लो बच्चों ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दो इक्वेशन है आपके पास, और इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से चलो अब पढ़ाई करते हैं, ध्यान देना अच्छे से। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और F इज इनवर्सली है, तो ये दोनों में F कॉमन है ना, तो क्या मैं दोनों इक्वेशन से एक F को कॉमन ले सकता हूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? देख लो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इन दोनों को। तो पहले मेरा m1 m2 आ गया, ये देखो m1 m2 आ गया मेरा, ठीक है। फिर मेरा 1/d² यहाँ पर, तो देखो मेरा 1/d² आ गया, और ये F तो कॉमन था ना, तो मैंने यहाँ पे F कॉमन ले लिया। समझा? सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों ये। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन था तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन ले लिया, समझ गया? देखो तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये m1 m2 और ये अपॉन में जाएगा ना इंटू 1/d², है ना, तो ये ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर क्या आप बच्चों बताओ एक चीज, कभी भी ये जो चीज है ना ये सीधा इससे मल्टीप्लाई होती है, तो देखो ये हमारी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो m1 m2 आ गया यहाँ पर, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद ये d² है तो ये d² नीचे ही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ो, ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपन d का स्क्वायर आ गया। अब बच्चों बताओ क्या मुझे ये साइन चाहिए? नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था, कि कभी भी अगर डायरेक्टली रहे चाहे इनवर्सली रहे, ये सिंबल हमें नहीं चाहिए रहता है। ये सिंबल को हटा के हम इक्वल टू के लिखते हैं, इक्वल टू के कांस्टेंट लिखते हैं हम लोग, है ना, ये बात हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये साइन लेके चलेंगे? नहीं। अब ये सॉल्व कौन कर रहा है? सब कुछ मैं थोड़ी कर रहा हूँ, न्यूटन ने किया था, तो न्यूटन के हिसाब से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो न्यूटन ने इज इक्वल टू के नहीं यूज किया, इसने के यूज ही नहीं किया, इसने इज इक्वल टू जी यूज किया। दोनों के और जी का मतलब सेम है, दोनों का मतलब कांस्टेंट होता है, बट न्यूटन बोला मैं केपलर के जैसा नहीं हूं, मैं केपलर से अलग हूं, उसने के शब्द यूज किया, मुझे उससे हेट है, मैं ना दूसरी चीज यूज करूंगा। तो न्यूटन ने क्या यूज किया? जी यूज किया। तो देखो आप लोग इस साइन के जगह में इक्वल टू जी यूज कर दिया गया है ना। देखो ना बच्चों, मैंने सिखाया ना आपको, आप सीखे ना। आप यहाँ पे देखो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो ये प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाने के लिए इक्वल टू के लिखा जाता है, समझ रहे हो? ध्यान देना अच्छे से, ये साइन फिर हट जाता है और के का मतलब कांस्टेंट होता है। तो न्यूटन बाबा ने बोला मैं के यूज नहीं करने वाला, मैं जी यूज करूंगा, मुझे अल्फाबेट जी पसंद है ना, उसको GF पसंद है। तो ये इस साइन के जगह में इसने इक्वल टू जी लिख दिया, समझ गया अच्छे से? तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर, m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, समझ रहा है? और जो g की वैल्यू है व्हाट इज g, ये g को इसने क्या नाम दिया?
जी कांस्टेंट है, नो डाउट, देखो कांस्टेंट है बट उसने जी को कुछ अलग नाम दिया, इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोला उसने जी को बच्चों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसने बोला। और जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो फिक्स होती है, तो कितनी वैल्यू रहती है इसकी वैल्यू? 6.673 इंटू 10⁻⁻⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ये बात आप बच्चों याद रखना। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? और ये हमारा फाइनल एफ का फॉर्मूला यहां पर मिल गया, फोर्स का फॉर्मूला, कि कभी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब पेन और मेरे बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस फॉर्मूले से हम लोग पता कर सकते हैं। समझ रहा है क्या कह रहा हूं? यानी कि ये इसका मास कितना है और मेरा मास कितना है और हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे और जी का वैल्यू फिक्स होता है, आपको याद करना पड़ेगा 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ये आप याद कर लो और आप यहां वैल्यू जी की पुट कर दो, कैलकुलेशन करो, एफ का वैल्यू आ जाएगा और हम दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये पता चल जाएगा। अब दुनिया में किसी का भी ये प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हो। समझ रहे हैं? ध्यान रखना अच्छे से। तो ये था हमारा बच्चों फाइनल ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, जिसमें जी का वैल्यू 2022 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें जी का वैल्यू पूछ लिया था। तो आपको याद होना चाहिए, जी का वैल्यू याद होना चाहिए हर बच्चे को, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को। कितना होता है कैपिटल जी की वैल्यू? यहां पे दो जी हैं, एक स्मॉल जी भी आगे आने वाला है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर या केजी -2, ऐसे आप बोलना सीख लो, ठीक है? तो ये हो गई हमारे जी की वैल्यू बच्चों। पक्का क्लियर है यहां तक? और बाकी फॉर्मूला तो आपको पता ही है, m1 m2 अपन d का स्क्वायर। अच्छा, अब बच्चे बहुत सारे शातिर हैं, अब बच्चे बोलेंगे भैया ये न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 कैसे आया, ये यूनिट कहां से आई, ये यूनिट हम लोग कैसे निकाल ले रहे हैं? क्योंकि 2023 के पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, ये जो यूनिट है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि जी की यूनिट कौन सी सही वाली है, तो आपको ऑप्शन में टिक करना था मल्टीपल चॉइस में, ये चीज भी आई थी। तो चलो यार अब देख लेते हैं कि ये यूनिट कैसे निकालते हैं। ये आपको कोई नहीं सिखाता है, टीचर सीधा आगे बढ़ जाता है। ये चीज मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। तो देखो यूनिट ऑफ जी कैसे आती है भाई, चलो डिस्कवर करते हैं। तो देखो हमने फॉर्मूला क्या निकाला, जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। हमने फॉर्मूला क्या निकाला, जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, ठीक है? मुझे किसकी यूनिट चाहिए, जी की यूनिट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सब वैल्यू को इधर कर दूंगा, जी के लिए सॉल्व करूंगा। तो डी को इधर भेज दिया, तो देखो एफ डी स्क्वायर, और ये पूरा जी m1 m2 यहां पर आ गया, ठीक है? अभी मुझे किसको चाहिए, सिर्फ जी चाहिए, तो मुझे ये m1 m2 चाहिए क्या, नहीं, तो मैं इसको इधर भेज दूंगा। तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर भेजूंगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो एफ डी के नीचे आ गया एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू जी। चलो यहां तक बच्चों समझ गया अच्छे से, कोई डाउट है क्या? चलिए अब यहां देखो हमारी वैल्यू आ गई, जी यहां पर है। अब देखो ऐसे ही आप लोग ग्रेविटेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, कभी जी पूछ लिया अगर तो जी आ गया। अब देखो भाई मैंने थोड़ा इसको अच्छे से लिख लिया, जी इधर लिख लिया, एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब देख बेटा यहां पर एफ जो है फोर्स है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, एफ की यूनिट न्यूटन होती है। डिस्टेंस एक लेंथ है, इसकी यूनिट मीटर होती है। और जो मास है m1 m2 जो है यहां पर दिया हुआ है, इसकी यूनिट क्या होगी हमारी, केजी होगी। क्या होगी इसकी यूनिट, केजी, ये ध्यान देना। तो एफ के जगह में न्यूटन लिख दिया n, डी के जगह में m लिख दिया, लेकिन यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। m1 m2 दोनों मास है, तो एक का केजी दूसरे का भी केजी, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अब आपको एक चीज सिखा दूं क्या, देखो बच्चों अगर 1/x⁻n है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 इंटू, और इस x⁻n को ऊपर ले जाओ तो x⁻n आ जाता है। तो वैसे ही अगर एक kg2 को ऊपर ले जाऊंगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और एक kg का स्क्वायर जो है ऊपर जाके kg -2 हो जाएगा। समझ रहे, जैसे x⁻n हो गया। अभी जैसे कि 1 अपॉन मान लो 10⁻3 है, तो ये 1 इंटू 10⁻³ हो सकता है, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। ऊपर ले जाके माइनस हो जाता है, पावर माइनस हो जाती है। यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर माइनस, नीचे माइनस रहता है तो ऊपर प्लस हो जाता है, पावर उल्टा हो जाती है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाती है। ये मैथ्स याद रखना, ये सब बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आता है, ठीक है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg2 है ना, तो ये kg2 ऊपर जाएगा तो kg -2 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू देखो आ गई, kg न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। देखो यही लिखा है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। और ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली लिखी हुई है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg2। तो ये जो यहाँ पर बच्चों kg2 है ना, ये ऊपर जाके यहाँ पे -2 हो गया है, इसलिए यहाँ पर -2 है और यहाँ पे अपॉन है।
अगर आप -2 लिखते हो तो बीच में यहाँ पे अपॉन मत डालना, समझ रहे, मत डालना, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे प्लस लिखते हो तो फिर आप लोग ये अपॉन डाल देना, समझ गया ना बच्चों, कंफ्यूज नहीं होने का। तो कैसे यूनिट है मैंने ये भी सिखा दिया, एक बार मेरी वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देख लो, ये कैलकुलेशन के साथ आपको सीख जाओगे। मतलब फ्यूचर में आप अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में कैलकुलेशन करोगे ना तो भी आपको मजा आ जाएगा। बोले प्रशांत भैया ने सिखाया था भाई, मैथ्स भी सिखा देते हैं। तो ये देखो बच्चों, मैंने ये तक प्रूफ किया कि ये जी क्या है वो तो आपको याद रहना चाहिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्कूल शुरू होने के बाद आपको बोला जाएगा जी की वैल्यू क्या होती है, तो बता देना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है जी की वैल्यू। और जो जी का वैल्यू क्या है एग्जैक्टली उसका नंबर क्या होता है, तो 6.673 इंटू 10⁻11 10 टू द पावर -11 चाहे 10⁻−11 बोलो, एक ही बात है ना। और न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ये बात आप समझ के रखना, ठीक है। तो ये इसकी फिक्स वैल्यू है, मतलब कभी चेंज नहीं होगी। और जी का नाम क्या है, कांस्टेंट सिर्फ मत बोलना, जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये न्यूटन ने डिराइव किया था। और किसी ने आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पूछ लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, तो ये याद रखना, F = G m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर, जहां पर m1 क्या है, एक मास का ऑब्जेक्ट, m2 क्या है, दूसरे मास का ऑब्जेक्ट, और d क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। बस याद हो गया बच्चों, बोलो मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया। एक बार रेड हार्ट कमेंट सेक्शन के अंदर भेज दो, लिख दो क्वालिटी मतलब न्यू इंडियन एरा। देखो आ जाओ, एक बार और अच्छे से सिखा देता हूं, हमारे बच्चों को एक बार और सिखा देता हूं। देखो भाई, जो आपके पास ये फॉर्मूला है ना, F = m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर, इसमें देखो F क्या है, मैंने ये भी लिख के दिया है कि F क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। देखो लिख के दिया है कि F का यूनिट न्यूटन होता है। कभी भी क्वेश्चन में F निकालने बोल दिया तो सिर्फ F = मान लो 2 आया तो 2 मत लिखना, यहाँ N भी लिखना, F = 2 न्यूटन, नहीं तो मार्क्स कट जाता है। यूनिट लिखना बहुत जरूरी बात होती है, ठीक है। फिर G की वैल्यू क्या है, G न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, मैंने ये वाली यूज की है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। अगर मान लो -2 नहीं है तो पक्का नीचे क्या होना चाहिए, अपॉन होना चाहिए, यहाँ पे अपॉन। और अगर -2 है तो सीधा लिख दो, ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। तो ये G क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। m1 m2 का यूनिट क्या आएगा, यूनिट ऑफ मास kg। d क्या है, डिस्टेंस है, तो यूनिट ऑफ क्या होगा, डिस्टेंस मीटर होता है। तो ये बच्चों याद रखना, बहुत फायदे में रहोगे। चलो अब बच्चों हो गया, पढ़ लिया हमने, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीख लिया। अब बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहां से बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। यहां से आ भी चुके हैं, तो चलो बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सिखाने से पहले फिर से थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं एक चीज वापस, जिससे आप गलती कभी ना करो। देख भाई, फिर से ध्यान से सुन लेना अच्छे से, फिर से ध्यान से सुन लेना अच्छे से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब b की वैल्यू बढ़ेगी जितना, तो a की वैल्यू भी उतना ही बढ़ेगी, और b की वैल्यू जितना घटेगी उतना ही a की वैल्यू भी घटेगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना b की वैल्यू घटेगी उतना a की वैल्यू बढ़ेगी, और जितना b की वैल्यू बढ़ेगी उतना a की वैल्यू घटेगी। ये बात आप ध्यान देना, इनवर्सली में उल्टा, डायरेक्टली में डायरेक्ट। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी घटेगा। इनवर्सली में ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये चीज याद रखोगे तो ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे, कॉन्सेप्ट को सीख के जाओगे, ये बात मेरी याद रखना। अब आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं अपने बोर्ड के क्वेश्चन। KIB, कुछ IMP बात, कुछ IMP बात, KIB बोर्ड क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को अब सीखते हैं। देख भाई, सबसे 2 केसेस सिखाऊंगा, एग्जाम में याद रखना। आपको पेज नंबर 4 में लिखा हुआ है, पेज नंबर 4 में केस 1, अभी हम पेज नंबर 4 में चल रहे हैं बच्चों। केस 1, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, कमेंट में बताओ कि अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर मास घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, मतलब कि अगर 2 ऑब्जेक्टों का मास ज्यादा है तो इनके बीच में फोर्स भी ज्यादा होगा, और अगर 2 ऑब्जेक्ट का मास कम है तो इनके बीच में फोर्स भी कम होगा। ये बात आप मेरी याद रखना, यहां लिखा भी है मैंने, आपके टेक्स्ट बुक में भी यही लाइन लिखी हुई है, पेज नंबर 4 में, वो पैराग्राफ में है ना, इस फॉर्मूले के नीचे। If mass of object doubled, then the force will also increase twice. Twice का मतलब 2 गुना, ये बात ध्यान देना। ऐसी एजुकेशन CBSE बोर्ड के बच्चों को दी जाती है, ये बात आप याद रखो, महाराष्ट्र बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स ध्यान देना। तो अगर मास की वैल्यू बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू भी 2 गुना बढ़ जाएगी। अगर मास की वैल्यू 2 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू 2 गुना बढ़ेगी। अगर मास की वैल्यू 2 गुना घटा दोगे तो फोर्स की वैल्यू भी 2 गुना घट जाएगी। ये बात ध्यान देना। इफ
masses of object reduced by 2, reduce मतलब कम होना, reduced by 2, then force will also decreased by 2 और reduced by 2। समझा? तो 2 गुना मास बढ़ाओगे तो 2 गुना बढ़ेगा फोर्स, 2 गुना मास घटाओगे तो 2 गुना घटेगा फोर्स। समझ गया? केस 1 याद। बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में अगर आ गया कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का मास थ्राइस 3 गुना बढ़ाया, इंक्रीज्ड बाय थ्राइस, थ्राइसली इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, थ्राइस मींस 3 गुना बढ़ा रहे हैं, तो फोर्स का क्या होगा? तो पक्का फोर्स डिक्रीज होगा बाय 3 गुना, बाय थ्राइस। समझ रहे हैं? अच्छे से ध्यान रखना अच्छे से। चलो अब पढ़ते हैं कुछ आईएमपी बात। अगर एक क्वेश्चन, और ये केस 1 समझ लिया, ये बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है भाई। चलिए एमसीक्यू आते हैं ज्यादातर, और कुछ नहीं आता, एमसीक्यू आता है। अब मैं केस 2 सिखाता हूं, फिर इसको बाद में सिखाऊंगा, थोड़ी देर बाद इसको सिखाऊंगा। इसको मार दो गोली, है ना, इसको मार दो गोली, पहले इसको सीखो। केस नंबर 2, केस नंबर 2 सीखते हैं। ध्यान दो बच्चों, अभी मान लो ये वाला आप साइन के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें अगर d की वैल्यू बढ़ाओगे तो f की वैल्यू घटेगी, और d की वैल्यू घटाओगे तो f की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस को दूर करोगे तो फोर्स हमारा क्या होगा? घट जाएगा। अब अभी बताओ ना, मतलब राहुल रहता है कश्मीर में और रोशनी रहती है कन्याकुमारी में, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा क्या? दोनों गुल्लू गुल्लू कर पाएंगे क्या? नहीं। ये बात आप ध्यान देना, बहुत दूर है ना, फोर्स कम है। तो अब यहां पर आप समझो जरा इस चीज को, कि यही चीज मैंने, लेकिन यहाँ स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर पूरा गेम चेंज कर देता है, और यही बात बच्चों को नहीं समझती, और 2019 के पेपर में यहीं से क्वेश्चन आया था। तो ये स्क्वायर पूरा गेम चेंज कर देगा, देखना। तो क्या, क्योंकि देखो भाई यहां पर 2 गुना बढ़ा रहा था तो 2 गुना ये बढ़ रहा था, 2 गुना घटा रहा था ये 2 गुना घट रहा था। यहां पर क्या होगा? ये स्क्वायर गेम चेंज करेगा। अगर d की वैल्यू 2 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स हमारा 4 गुना कम होगा। क्यों? क्योंकि d की वैल्यू 2 का स्क्वायर हो जाएगी ना, तो इक्वल टू 4, तो हमारा फोर्स 4 गुना कम होता है। ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से। चलो देखो, इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 4, अगर डिस्टेंस को 4 गुना से बढ़ाते हो तो d का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो देन फोर्स विल डिक्रीज्ड बाय 16, तो हमारा फोर्स 16 गुना कम होगा। बाप रे, अगर आप डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ाते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ा देते हो, तो उसका जो फोर्स है वो इस डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, उतने गुना फोर्स कम हो जाएगा। ये बात ध्यान देना, यानी अगर ये 4 गुना बढ़ाओगे ये 16 गुना कम होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन अगर ऑब्जेक्ट डिक्रीज्ड बाय फैक्टर 2, अगर मान लो दूसरा कंडीशन भी देख लो, अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 गुना कम करते हो, तो अभी d का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो 4 गुना कम होगा। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिक्रीज्ड बाय फैक्टर 2, 2 गुना अगर डिस्टेंस, फैक्टर मतलब मल्टीप्लीकेशन, 2 गुना डिस्टेंस अगर 2 गुना कम करते हो, देन फोर्स जो होगा वो इंक्रीज होगा 4 गुना। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, इसको कम किया है ना, ओके, तो इसको बढ़ाया है ना हमने, डिस्टेंस को अगर हमने बढ़ाया है, कम किया, यहाँ पे क्या लिखा? डिक्रीज लिखा, कम किया है। तो अगर डिस्टेंस को हमने कम किया है तो फोर्स हमारा बढ़ जाएगा, तो फोर्स हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा 4 गुना, ना उल्टा रहता है ना। ठीक है, अगर ये घटाओगे ये बढ़ेगा, ये घटाओगे ये बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे ये घटेगा। समझा कि नहीं? ये बढ़ाओगे ये घटेगा, ये घटाओगे ये बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। उल्टा, अरे बाबा उल्टा रे बाबा। चलो, तो ये केस 2 भी समझ गया। इस केस 2 के ऊपर भी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, ये बात आप समझ। इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, थोड़ा रुक जाना बच्चों, आप क्वेश्चंस को भी मैं करवाऊंगा, चिंता मत करना। क्या क्वेश्चन आया था? आ जाओ, पहले क्वेश्चन ही करवा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन था बोर्ड का। क्वेश्चन क्या है? In a given formula, f is equal to gm1 m2 upon d का square, if the value of d becomes thrice and of it, then what will be the new form? नया फॉर्मूला क्या होगा? ये क्वेश्चन था 2019 में बोर्ड एग्जाम में आया था। आप लोगों के लिए बता दूं मैं ये चीज, 2019-20 में आया था। अब क्या न्यू फॉर्म होगा? बच्चे बहुत गलती करते हैं, बच्चों को वैल्यू पुट करने नहीं आता है, ये चीज के चक्कर में बच्चे गलत टिक करके आ गए। भाई 99% बच्चा बी ऑप्शन में टिक करके आया था, जबकि असली आंसर हमारा डी रहे। यहां पर ध्यान देना कैसे। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि मान लो ये फॉर्मूला है और इसमें ना डी की वैल्यू 3 गुना बढ़ गई, तो अभी डी की वैल्यू डी है, बाद में डी की वैल्यू क्या हो गई? 3 गुना हो गई। पहले डी की वैल्यू क्या थी? डी थी, डी की वैल्यू क्या है? डी ही है ना। फिर बाद में क्या होगा? इफ द वैल्यू ऑफ डी बिकम थ्राइस, यानी डी की वैल्यू 3 गुना बढ़ गई, तो अब फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो फॉर्मूला वही है, डी की वैल्यू क्या बन गई? 3 गुना हो गई,
तो अभी मैं d के जगह में क्या पुट करूंगा 3d, और स्क्वायर तो मेरा बाहर रहने वाला है ना। यही चीज बच्चे नहीं समझ पाए, बच्चों ने सीधा 3d का स्क्वायर कर दिया, और बोर्ड वाला बहुत होशियार है, वो 3d का स्क्वायर भी फॉर्मूले में दे रखा है, आप सीधा वही टिक करके चले आए। रॉन्ग हो गया, आप वैल्यू पुट करना नहीं सीख पाए। अरे बच्चा आप ये समझो कि यहां पर दिया क्या है, d का वैल्यू दिया हुआ है, d स्क्वायर का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, सिर्फ d का दिया है, सिर्फ d। स्क्वायर को साइड में रखो, स्क्वायर को साइड में रखा, सिर्फ d के जगह में 3d पुट कर दिया। समझा कि नहीं समझा बच्चों क्या कह रहा हूं। अब यहीं से आप गलती कभी नहीं करोगे, और मैं चैलेंज देता हूं, टॉपर को चैलेंज देना, ये क्वेश्चन करके नहीं दिखाएगा, लिख लो क्वेश्चन एक जगह, करके दिखा दिया ना, नाम बदल देना, सिर्फ एनआई के बच्चे कर पाएंगे। d इज इक्वल टू 3d है यहाँ पर, तो देखो अभी क्या होगा, ये स्क्वायर 3 के पास भी आएगा, d के पास भी आएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, अच्छा मैंने करके भी दिया है भाई, 3 के स्क्वायर भी d के स्क्वायर भी, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और d का स्क्वायर क्या होता है d स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 9d स्क्वायर, तो 9d स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, हमारा डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर डी था बच्चों। डी में क्या आएगा, f इक्वल टू 1/d स्क्वायर। पता है 2019 में कोई बच्चा 100 में से 100 नहीं ला पाया था, 1 मार्क्स यही कटा था, 99 हाईएस्ट मार्क्स था, है ना। इस साल तो सब ला लेते हैं, बट 2019 का पेपर बहुत डेंजर था, उसमें यही क्वेश्चन आया था, 100 में से 100 किसी बच्चे का उस टाइम पे महाराष्ट्र में आया ही नहीं था। समझ रहे हो बच्चों क्या कह रहा हूं, ये बात आप ध्यान देना अच्छे से। तो ये था आपका मस्त डेंजरस क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये बात ध्यान रखना बच्चों, यही कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया ना। अगर d की वैल्यू 2 गुना बढ़ाओगे तो f की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 4 गुना घटेगी। अगर d की वैल्यू 4 गुना बढ़ाओगे तो f की वैल्यू 16 गुना घटेगी। ये बात ध्यान देना, मतलब घटाओगे बढ़ाओगे उल्टा रहता है ना, ये बात आप समझना। यहां पर क्या है, अगर आप लोग मास को 2 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, वो भी 2 गुना बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, ये बात आप समझ के रखना, सिंपल। चलो ये था भाई मेन पावर ऑफ न्यू इंडियन एरा एनआई क्लासेस, ये था कॉन्सेप्ट, ये थी शक्ति, ये थी पावर, शक्ति भाई, है ना, ऐसा पढ़ा के दिखाए कोई यूट्यूब में, ये बात आप समझ के रखना। तो इस तरीके से आप बच्चों अपने माइंड में सेट कर लो, मतलब फटाफट वीडियो को एक बार और देख लो, फिर अच्छे से क्लियर होगा। मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट टाइम में नहीं समझता है, और बोर्ड के क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाते बच्चे, तो फिर पढ़ के मतलब क्या है जब बोर्ड एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ये बात आप ध्यान रखना मेरी बातों को, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे की बातों को, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो पेज नंबर 4 का लास्ट पैराग्राफ आप लोग पढ़ना। देखो एक तरफ तो ये वैल्यू दिया हुआ है, पेज नंबर 4 में एक तरफ देखोगे तो ये वैल्यू दिया हुआ है, खोल के देखो ना पेज नंबर 4, क्या यार पढ़े हो बैठे वैसे। तो जी की वैल्यू क्या है 6.673 × 10⁻11 दिया हुआ है, राइट बोल रहा हूं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो उसी के राइट में जो यहाँ पे पैराग्राफ साइड में लिखा हुआ, उसमें जो लिखा उसको पढ़ के देखो एक बार, यूनिट वैल्यू, यूनिट शब्द ऐसा कुछ लिखा होगा, पढ़ के देखो। अब मैं उसके क्वेश्चन को कराता हूं, कुछ काम की बात, कुछ इंपॉर्टेंट बात, देखो कुछ आईएमपी बात पढ़ते हैं। कभी भी बच्चों ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहां पर f की वैल्यू g के बराबर आए, जहां पर f की वैल्यू किसके बराबर आए, g के बराबर। f की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, g के बराबर। कब होगा, व्हेन, मतलब कब। ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में आ सकता है कि f की वैल्यू g के बराबर कब हो सकती है। तो f पहले तो फॉर्मूला देखो आप लोग, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर है। देखो बच्चों f इज इक्वल टू जी तभी हो सकता है जब हमारे मास 1 kg हो, डिस्टेंस भी 1 मीटर हो, यानी f इज इक्वल टू जी तो वैसे ही रहेगा, m की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू भी 1, d की वैल्यू भी 1, 1 × 1 1 1 सब 1 की क्या वैल्यू है समझो ना। तो f इज इक्वल टू जी आ जाएगा तब। समझ रहे हैं बच्चों क्या कह रहा हूं मैं। तो अपने माइंड में सेट रखो कि f की वैल्यू g के बराबर तभी होगी जब मेरे ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या होगा, मास हमारा 1 रहेगा, 1 यूनिट, 1 मतलब यूनिट, वही टेक्स्ट बुक में यूनिट का मतलब 1 होता है। तो जब 1 रहेगा और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, d रहेगा। ये बात आप ध्यान रखना। सो माइंड में अपने एकदम क्लियर रखो कि जब यहां पर d की वैल्यू क्या रहेगी 1 और इनके मास की वैल्यू क्या रहेगी 1, ये सब कुछ जब 1 आ जाए, जब इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तब d की वैल्यू भी 1, तब जाके हमारा f की वैल्यू g आएगी। ये बात आप समझो। तो हमेशा एग्जाम में याद रखना, मास भी 1, डिस्टेंस भी 1, मास भी 1, डिस्टेंस भी 1, तब जाके f की वैल्यू g के बराबर होती है। और ये छुपी हुई चीज है, ये कोई नहीं सिखाता है। ये मेरी बात आप लोग माइंड में याद रख लेना बच्चों, है ना, इसको याद रखना, बहुत बड़ी चीज है ये, ठीक है। सो ये चीज भी याद है, इसको भी एमसीक्यू में। मतलब यार पेज नंबर 4 तक खुलेआम चैलेंज देता हूं, मेरा ये लेक्चर देखने के बाद क्लास 10th में ग्रेविटेशन के अंदर टीचर कोई भी क्वेश्चन डाल दे,
ये 3 लेक्चर यहां तक जो मैंने अब तक पढ़ाया, इसको देखने के बाद बोर्ड को चैलेंज है कि कोई भी क्वेश्चन ग्रेविटेशन का पेज नंबर 4 तक डाल दे और मेरा बच्चा इन तीनों लेक्चर को देख लिया है, कोई भी क्वेश्चन डाल दो मेरा बच्चा कर पाएगा क्वेश्चन, कितना भी हार्ड क्वेश्चन बना दो, चैलेंज, खुलेआम चैलेंज है। ठीक है, पेज नंबर 4 तक अब तक मैंने पढ़ाया है, क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, ये बात ध्यान रखना। सो ये बात होती है भाई क्वालिटी, ठीक है, ये बात आप समझ के रखना। चलिए अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ गया है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 5 में ऊपर लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास। जरा देखना आप लोग अपने पेज में सेंटर ऑफ मास देखो जरा, क्या है वहां पर लिखा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो, तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट, अब हो गया बच्चों, सब पढ़ के खत्म। अब हम पेज नंबर 5 में दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब फोकस्ड। चलो आ जाओ सिखाता हूं, ये क्या ब्ला ब्ला इंग्लिश में ठोक दिया इसने, आ जाओ मैं तुमको चिंदी चीज करके सिखाता हूं। देख मेरी जान, अभी आप समझना, मान लो ये मेरे पास एक एसी का रिमोट है, आपको दिख रहा है एसी का रिमोट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो लिखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अभी मैं अगर एसी के रिमोट को यहां पकड़ूंगा तो ये गिर जाएगा, ठीक है, इस फिंगर के दम पे यहां पकड़ूंगा गिर जाएगा, इधर पकड़ूंगा तो गिर जाएगा। अगर मैं बीचों बीच पकड़ू, जैसे 2 फिंगर लगा लेता हूं भाई, 5000 का रिमोट है, अगर मान लो यहां पर अगर मैं ऐसे लगाता हूं इस तरफ है, तो देखो मेरा रिमोट बीच में रुक गया कि नहीं रुक गया, मेरा रिमोट बीच में रुक गया ना। यही अगर मैं यहां पर रखता तो गिर जाता ना, यहां पर रखता तो गिर जाता ना, तो ये बीचों बीच में रुक गया भाई। क्यों रुक गया, ऐसे बीचों बीच में क्यों रुक गया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मैंने बीच सेंटर पकड़ा है, और सेंटर में मास इक्विलिब्रियम में होता है, सेंटर में मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाता है। भगवान कृष्ण को आपने देखा था, उन्होंने फिंगर में पहाड़ उठा लिया था, ऐसे फिंगर में उन्होंने पर्वत उठा लिया था, और वो कहां खड़े थे, पहाड़ के बीचों बीच खड़े थे, क्योंकि सेंटर में पहाड़ का इक्विलिब्रियम पॉइंट उन्हें मिल गया था। आप समझ रहे हो बच्चों, और सेंटर में हमारे कृष्ण कन्हैया को बीचों बीच पहाड़ का उन्हें इक्विलिब्रियम पता था, वहां पर पूरे पहाड़ का मास कॉन्सेंट्रेटेड था, पहाड़ एक ऑब्जेक्ट था, है ना, हायर कर, वो पहाड़ भी गोवर्धन पर्वत है, ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड था, इसलिए कृष्ण कन्हैया ने सिर्फ छिंगी के दम पे, अपने इस लास्ट वाली फिंगर के दम पे उन्होंने पूरे पहाड़ को उठा लिया था। तो आखिर वो भगवान है, बट आप समझ लो इस चीज को, उनको भी सेंटर ऑफ मास पता था। तो हर एक ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सेंटर होता है, दुनिया का चाहे कोई भी पत्थर हो चाहे कुछ भी हो, सबका सेंटर होता है। वो सेंटर तुमने पहचान लिया तो वहां पर पूरा मास एकदम जीरो रहता है, या मास कॉन्सेंट्रेटेड या इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है। तो फिर वो ऑब्जेक्ट बहुत हल्का भी लगता है, और ऑब्जेक्ट गिरता नहीं है, इधर उधर भटकता नहीं है, चुपचाप ऐसे खड़ा रहता है ऑब्जेक्ट। तो ये होता है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। आपने किताब में भी, आपके घर में नहीं क्या बुक या स्कूल में बुक्स होती हैं, तो आपने सेंटर से पकड़ के ऐसा घुमाया भी होगा, अगल बगल पकड़ के घुमा सकते हो क्या, सेंटर से ही ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा सकते हो ना, आपने घुमाया भी होगा। तो यही होता है सेंटर ऑफ मास। चलो ये छोटी सी चीज। अब चल बच्चा, इस चैप्टर का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी डेफिनेशन, सबसे बड़ा जो डेरिवेशन है उसको पढ़ने जा रहे हैं, सबसे बड़ी थियरी को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे बड़ी थियरी है भाई इस चैप्टर की, हर टीचर इस थियरी से भागता है। मैं एक चीज खुलेआम फिर से चैलेंज देता हूं, महाराष्ट्र के अंदर 50% ट्यूशन या स्कूल के टीचर्स ऐसे हैं जो इस थियरी को नहीं करवाते हैं, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ाते ही नहीं है, बोल देते हैं ओमिट है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड हर साल टेक्स्ट बुक को प्रिंट करता है और इस क्वेश्चन को दे रखा है। ये बात आप समझ के रखना, ये टॉपिक को नहीं करवाते हैं, चैलेंज के साथ बोलता हूं। क्यों? बोल देते बहुत हार्ड है, और बच्चा बेचारा इस टॉपिक को नहीं सीख पाता। अगर बच्चा इस टॉपिक को सीख लेगा ना, उसको सारे कैलकुलेशन आ जाएंगे, बच्चा हार्ड से हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, मीनिंग समझ पाएगा कि न्यूटन ने ये लॉ क्यों दिया था, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलो यार अब समझ के लेते हैं कि न्यूटन्स इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, शुरू करते हैं। तो देखो यार, अब आ जाओ समझाता हूं न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या चीज है। सबसे पहले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो कैसे आएगा, पहली चीज तो आज तक बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, 5 से 6 साल हो गए, एक बार भी बोर्ड ने क्वेश्चन नहीं पूछा इसके ऊपर, ठीक है, ये बात आप समझ के रखना। बट स्टिल हमें पढ़ना है भाई, हमारा काम है, क्योंकि हमको इससे कैलकुलेशन करने आएगा,
11वीं 12वीं में जेईई नीट देना है कि नहीं देना है, तो फिजिक्स के कैलकुलेशन आने चाहिए ना, तो इसमें कैसे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हैंडल करोगे, ये सब चीजें सीख जाओगे इस क्वेश्चन में, ये बात ध्यान देना, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। ध्यान दो, तो रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड केपलर थर्ड लॉ हमें ये पढ़ना है। पेज नंबर 14 में चले जाओ आप लोग, और पेज नंबर 14 में जाओगे ना तो फोर्स और केपलर्स लॉ का यूज करके न्यूटन ने फोर्स का क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, ये क्वेश्चन का है एक, वहां पर पढ़ना आप पेज नंबर 14 में, कि केपलर का थर्ड लॉ इस्तेमाल करके न्यूटन ने कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला अगर लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यही होने वाला बच्चों, हमको यही प्रूफ करना है आज, ये ध्यान देना अच्छे से, हमको यही प्रूफ करना है। देखो मैंने लास्ट में प्रूफ भी करके दिया है, हमें यही प्रूफ करना है, हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं, 1.5 पेज का भाई है ये, ठीक है। आ जाओ, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। क्या चीज दिया है देखो, तो हमें अच्छा लिखा भी है मैंने, प्रूफ क्या कर रहे हैं हमको, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, हमें यही प्रूफ करना है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, हमें यही प्रूफ करना है यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ, यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ। तो चल मेरी जान अब शुरू करते हैं। तो मान लो बच्चा, अब मैं चाहता हूं कि आप बच्चों फोकस करो, आपका ध्यान इधर है, ये बात आप ध्यान देना अच्छे से। अगर आप फोकस नहीं करोगे तो मैं क्या, कोई आपको अब यहां नहीं सिखा पाएगा, आपका ध्यान यहां होना चाहिए, क्योंकि ये चीज में अगर ध्यान घटा दुर्घटना घटा, ये बात आप समझ लेना, ठीक है। नजर हटी दुर्घटना घटी वाला सीन है, ध्यान से सुनना। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चों, सर्कुलर मोशन। आज आप फिजिक्स सॉल्व करना सीख जाओगे, फिजिक्स आपको आसान लगने लगेगी, हर बच्चे को। 9वीं में कुछ नहीं पढ़ा, कोई चिंता नहीं, मेरे साथ आ जा। ये ऑब्जेक्ट जो है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस r है, और ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करे तो यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, और इसका डिस्टेंस r है, सही बात है कि नहीं, और ये ऑब्जेक्ट का कुछ तो मास भी होगा, सही बोल रहा हूं कि नहीं। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखा है, r हमारा क्या है ऑब्जेक्ट का रेडियस, m क्या है उस ऑब्जेक्ट का मास जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, v क्या है उसका वेलोसिटी, और ये ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ अट्रैक्टेड है बाय सम फोर्स, तो वो फोर्स क्या है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पता ही बच्चों, तो मैंने सिखाया है कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो उसमें हमारा एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बात आप ध्यान देना। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि ऑब्जेक्ट हमारा एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूसीएम यूनिफॉर्म होता है जिसमें स्पीड सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, RMVF ये आपके सामने वैल्यू है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बच्चों हमारा, यहां पर ध्यान देना अच्छे से, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, ये भी बात आप समझना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है हमारा, mv स्क्वायर अपॉन r, ये मैंने फॉर्मूला आपको पहले ही दिया है, ये बात आप अपने माइंड में सेट रख लो, पहले ही दिया है ये mv स्क्वायर अपॉन r। अब पढ़ते हैं बच्चों, यहां पर जरा ध्यान देना अच्छे से, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने लेक्चर 1 में आपको सिखाया था, वेलोसिटी स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, और गोल गोल किसके अलोंग घूम रहा है, सरकमफरेंस के। तो सरकमफरेंस जितना होगा उतना ही ना डिस्टेंस होगा, तो जितना सरकमफरेंस होगा उतना ही ना डिस्टेंस रहेगा, और टाइम कितना लगा वो तो हम लिखेंगे, टाइम t लगा मान लो। तो स्पीड इज इक्वल टू सरकमफरेंस अपॉन टाइम। अब हमारे सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है, मैंने लेक्चर 1 में सिखाया था, कितना होता है, 2 पाई r होता है, मेरा लेक्चर 1 आपने देखा है ना, तो 2 पाई r होता है, तो 2 पाई r अपॉन t क्या होगा हमारा, और स्पीड को मैंने v से दिखा दिया, वो स्पीड को मैंने किससे दिखा दिया, v से, और सरकमफरेंस मेरा कितना है 2 पाई r, टाइम को मैंने किससे दिखाया, t से। ये चीज आप यहां तक याद रखना, हमें प्रूफ क्या करना है, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, मतलब मुझे इधर f चाहिए इधर r चाहिए, ध्यान रखना, अभी मेरे को मिला नहीं है ये सब चीज। अब देखो बच्चों, मुझे v की वैल्यू मिल गई, अब v की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, 2 पाई r अपॉन t को यहां पुट कर दूंगा, यहां पर इस जगह में। अब ध्यान रखो, इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसीलिए नाम दिया था, तो मैं अब इस v की वैल्यू को क्या कर दूंगा, इस v के जगह में इस 2 पाई r अपॉन t को यहां पुट कर दूंगा। ये देखो मैं पुट कर दिया, देख रहे हो बच्चों, इस v की वैल्यू को, इस v की v स्क्वायर नहीं बोल रहा हूं मैं, v की वैल्यू को, क्या है v की वैल्यू, 2 पाई r अपॉन t, तो v की वैल्यू को 2 पाई r अपॉन t को मैंने पुट कर दिया, और जो बाहर इसके स्क्वायर था वो स्क्वायर मेरा यहां पर बाहर आएगा। यही कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए, वैल्यू पुट करने के टाइम पे बच्चे स्क्वायर को हैंडल नहीं कर पाते, तो ये स्क्वायर हमारा बाहर आ जाता है।
तो ये स्क्वायर बाहर आ गया, ये 2 पाई आर अपॉन टी को v की जगह में पुट कर दिया और स्क्वायर बाहर आ गया। नीचे कौन बैठा है यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूला में r बैठा है, r यहाँ बैठा है। देखो नीचे r आ गया, यहाँ f आ गया, कहीं ना कहीं हम पहुंच गए अपने प्रूफ की तरफ। देखो ना, अपने प्रूफ को यही करना था ना, अपने प्रूफ की तरफ हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं पहुंच गए। अभी थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो ये स्क्वायर अब इसके पास भी जाएगा, ये स्क्वायर पाई के पास भी जाएगा, ये स्क्वायर 4 के पास भी जाएगा, ये स्क्वायर टी के पास भी जाएगा, ये स्क्वायर सबके पास जाएगा। तो 2 बन जाएगा 4, पाई बन जाएगा पाई स्क्वायर, आर बन जाएगा आर का स्क्वायर और टी बन जाएगा टी का स्क्वायर। सही बोल रहा हूं? चलो, मैंने क्या सिखाया था आपको थोड़ी देर पहले कि कभी भी ऐसा दिया है मल्टीप्लीकेशन, तो जो बगल में बाहर मल्टीप्लीकेशन नंबर रहता है ना, वो हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारा m अंदर चला जाएगा, तो 4m पाई स्क्वायर r, ऐसा मैं लिख सकता हूं, इस m को 4 के बाद लिख दिया। लिखने का तरीका होता है, मैंने नंबर पहले और अल्फाबेट बाद में, तो 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और जो नीचे t है ये t स्क्वायर, और इन सबके अपॉन में बड़े ब्रैकेट में देखो यहां पर ये r है, तो ये r नीचे आ गया, सबके अपॉन में r। वो r वैसे ही है, लेकिन ये जो बाहर की चीज है, ये बाहर की चीज अलग से लिखा हुआ है मैंने। समझ रहे बच्चों ये कैसे आया? ये मैथ है यार, मैथ है, कुछ नहीं इसमें। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, ये देखना ध्यान से। यहां अभी आपको थोड़ा सिंपल चीज सिखाता हूं। यहां पे मान लो अगर a अपॉन बी है और इसके नीचे c अपॉन डी है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले a अपॉन बी और इंटू ये, इसको उल्टा कर दो c अपॉन डी, और ये बन जाएगा ए सी और ये बी डी। ऐसे सॉल्व होता है। तो उसी तरीके से इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जब, तो ये 1 अपॉन आर हो जाएगा, 1 अपॉन आर टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर आर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, टी स्क्वायर आर आ गया ना, टी स्क्वायर आर, ये बात आप समझ के रखना। तो यहाँ पे क्या आ गया, टी स्क्वायर आर। तो ये आर, अब यहाँ पे देखो ये आर और ये आर स्क्वायर है, तो एक आर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4m पाई स्क्वायर, सिर्फ आर बचेगा। यहाँ पे आर स्क्वायर देखो हट गया, और नीचे से भी आर गायब हो गया। अब बच्चों नीचे आर चाहिए था और नीचे आर गायब हो गया, अब मैं क्या करूं? सही बात बोल रहा हूं कि नहीं भाई? मेरे को नीचे आर चाहिए और यहां आर चाहिए था, यहां से आर गायब ही हो गया। अब मैं क्या करूं भाई? यहां आर है क्या? अभी टी स्क्वायर बचा सिर्फ। तो अब मैं यहां पर दिमाग लगाऊंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए था? आर स्क्वायर चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर का स्क्वायर ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एन आर एंड डी आर मतलब न्यूमरेटर मतलब ऊपर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे। ये ऊपर मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान देना अच्छे से। तो आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो ये ऊपर भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, नीचे भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। दिख रहा है क्या मेरी जान? ध्यान देना। तो अभी देखो आर स्क्वायर ऊपर भी न्यूमरेटर में भी, और आर स्क्वायर नीचे भी डिनोमिनेटर में भी। ऊपर नीचे मैंने आर स्क्वायर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ध्यान रखना, आ जाओ आगे चलते हैं। अब जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा बच्चों, ये आर स्क्वायर और ये r1 है, दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होता है अक्सर कि अगर मान लो x रेज़ टू 1 है और x रेज़ टू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 + 2 = x रेज़ टू क्यूब। तो कभी भी बच्चों याद रखना, अगर मान लो ये m है और ये n है, और तो नीचे के बेस अगर सेम है तो ऊपर का पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखना। नीचे का बेस सेम, जैसे कि मान लो 10⁻2 है और 10⁻3 है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 2 + 3 = 10⁻5। ऐसा हो जाता है। तो वही चीज है यहां पर, r का स्क्वायर और ये r1 है, तो r का क्या हो जाएगा आगे चल के क्यूब, और नीचे वाला r स्क्वायर टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर, हाँ चला गया, देखो यहाँ पर, तो ये r का क्यूब बन गया ना, और यहाँ पे r स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया ना। ये मतलब मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन आपको आ रही है भाई, समझ रहे हो बच्चा? तो चल अब मेरी जान यहाँ ध्यान दे। तो देखो नीचे मुझे क्या चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए, तो मैंने अभी, लेकिन टी स्क्वायर भी तो मेरे साथ बैठा है। अब केपलर का लॉ यूज होगा, तो ये टी स्क्वायर मुझे चाहिए ही नहीं भाई नीचे। मेरे को प्रूफ में क्या करना था, मेरे को प्रूफ क्या करना था, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा लिखा है ना नीचे, इधर मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये आप ये चाहिए मुझे, नीचे सिर्फ आर स्क्वायर चाहिए और ऊपर सिर्फ 1 चाहिए। अब मैं क्या करूंगा भाई, मेरे को ऊपर 1 चाहिए, नीचे सिर्फ आर स्क्वायर चाहिए, तो मेरे को ये टी स्क्वायर मेरे प्रॉब्लम का रोड़ा है, मैं इसको निकाल दूंगा ना भाई, मेरी प्रॉब्लम को हटाऊंगा मैं टी स्क्वायर को। तो मैंने क्या किया, देखा भाई ऊपर आर का क्यूब है और नीचे टी का स्क्वायर है, और केपलर का लॉ मैंने क्या देखा था, टी स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब = k। यही मैंने केपलर लॉ देखा था। तो और मेरे को वैसे भी ऊपर 1 चाहिए,
तो ये ऊपर टी स्क्वायर नीचे आर क्यूब है, लेकिन इधर उल्टा है, आर क्यूब ऊपर है नीचे टी स्क्वायर है। चलो उसको हैंडल करेंगे, और नीचे सिर्फ आर स्क्वायर चाहिए, तो ठीक है भाई मेरे को आर स्क्वायर मिल गया है ना। और ये 4m पाई स्क्वायर में वैसे ही रखूंगा, और ये आर क्यूब और टी स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया। देखो मैंने अलग कर दिया। अब केपलर का थर्ड लॉ क्या था? केपलर का थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। इस चीज को हटा दूंगा, अभी देखते रहना बच्चों। आर क्यूब टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट है तो इज इक्वल टू के आर का क्यूब। ये आर क्यूब को नीचे लेके आऊंगा तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। इसके नीचे कुछ नहीं तो बच्चों 1 होता है। अब मैं लगाऊंगा इन्वर्टेंडो, 9th में पढ़े थे अलजेब्रा में। इन्वर्टेंडो में नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, तो आर का क्यूब ऊपर जाएगा, टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ये 1 ऊपर जाएगा, के नीचे आ जाएगा। हो गया। अब देखो बच्चों, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन के है, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह में क्या मैं 1 अपॉन के लिख सकता हूं? इसकी जगह में 1 अपॉन के लिख सकता हूं। 1 तो आ जाएगा ना कम से कम, तो 1 तो आ जाएगा ना मेरा, कम से कम 1 अपॉन के लिख दिया। तो पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करो। पुट कर दिया तो इसकी जगह में अभी 1 अपॉन के लिख दिया। देख लो बाकी सब सेम है, आर स्क्वायर 4m पाई स्क्वायर सब सेम है, बस इसकी जगह में क्या आएगा? 1 अपॉन के लिख दिया मेरी जान। अब देख कितना आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया तेरा। देख भाई, तो अब मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। आर स्क्वायर मेरे को अलग चाहिए, तो मैंने आर स्क्वायर साइड में ले लिया और 1 अपॉन के उधर कर दिया, तो 4m पाई स्क्वायर अपॉन के अलग आ गया मेरा, अलग आ गया। और 1 अपॉन आर का स्क्वायर मेरा देखो साइड में है, 1 अपॉन आर का स्क्वायर देखो मेरा साइड में है। अब बच्चों मैंने क्या सिखाया था? इसीलिए बोला था ना ये प्रोपोर्शनलिटी साइन सीख लो, टीचर तक नहीं कर पाते ऐसा क्वेश्चन। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज इक्वल टू के बी। तो मतलब इससे क्या सीखने मिल रहा है आपको बच्चों, कि अगर इक्वल टू कांस्टेंट को हटा दूंगा तो वापस से ये साइन आ जाएगा, और अगर ये साइन हटाना है तो इज इक्वल टू के लगा दो। तो इज इक्वल टू के को अगर हटा दूंगा तो वापस से मेरा ये सिंबल आ जाएगा। ये बात आप ध्यान देना, मतलब के मतलब कांस्टेंट। तो अगर किसी भी रिलेशन से, किसी भी फंक्शन या किसी भी इक्वेशन में अगर मैं इक्वल टू और कांस्टेंट हटाता हूं, तो देखो 4 एक कांस्टेंट होता है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यहाँ पे 3.14 भी लिख सकते हो, तो ये भी कांस्टेंट है। के की वैल्यू भी कांस्टेंट, के तो कांस्टेंट ही है। तो ये सब नंबर हमारे कांस्टेंट है, ये ऑल आर दी कांस्टेंट। तो अगर मैं इक्वल टू के को, इक्वल टू कांस्टेंट को हटाता हूं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है ना, ध्यान देना। तो देखो बच्चों 4m पाई स्क्वायर अपॉन के मेरा क्या है? कांस्टेंट है एंड हैव फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू। इसीलिए मैं इस इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन के को हटा दूंगा और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? प्रोपोर्शनलिटी साइन। क्या लिख दूंगा? प्रोपोर्शनलिटी साइन। और यहां क्या बचेगा? आर। हेंस प्रूफ्ड। यही था न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो सब टीचर नहीं सिखाते हैं। ये बात बच्चों याद रखना, 10-12 मिनट में मुझे समझाने में गया है। इस वीडियो को पूरा पीछे करो और वापस से देखो, 3 बार इस वीडियो को पीछे करके देख लोगे ना, ये लॉ आपको आ जाएगा। आप सोचो एक ही बार में आए तो कभी नहीं आएगा। कंक्लूजन, यहां पर F क्या है? F का मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स विल डिसाइड द मोशन ऑफ अदर प्लैनेट एंड द सन। सही बात है ना भाई? अभी मान लो बच्चों, इसका मीनिंग क्या था? मान लो यहाँ पे सन है और ये हमारा यहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट है, ये मान लो हमारा नेपच्यून है, ये अर्थ है। अब इनके बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये सारे ऑब्जेक्ट आके अट्रैक्ट हो जाएंगे सन के पास, और ऑब्जेक्ट बहुत तेज तेज भागने लगेंगे। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स वीक पड़ गया तो ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो जाएंगे हमारे सन से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये मोशन डिसाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरा पॉइंट क्या है? हियर फोर्स इज वीकर देन द अदर बट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ प्लैनेट ड्यू टू हैवी मासेस ऑफ प्लैनेट। अब आप सोचो, अगर मान लो बच्चों ये फोर्स अगर वीक बहुत है, लेकिन अगर फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं किया या फोर्स में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो ये प्लैनेट या तो हमारे सोलर सिस्टम से दूर भाग जाएंगे या तो सन में आके चिपक जाएंगे और भस्म हो जाएंगे। तो ये फोर्स हमारा डिसाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैंने सिखाया भी था, सेंट्रीपिटल फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये चीज मैंने आपको सिखाई भी थी। तो ये लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए भाई। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं ये चीज सिखाने के बाद, ठीक है? देख सकते हो भाई आप लोग, ये देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई, मतलब आपको अगर दिख रहा है तो, ठीक है? सो ये लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट सीखना होता है बच्चों। ये था इसका मीनिंग। ये टीचर कहां सिखाएगा आपको? उसको पैसा मिल रहा है फ्री में, भाई निकल लिया पढ़ा के गवर्नमेंट टीचर, तो उसको आता भी नहीं होगा आधे से ज्यादा। तो ये बातें आप समझ के रखना, है ना? तो बच्चों इतना अच्छे से मैंने सिखा दिया है ना, अब आपको जिंदगी में डाउट नहीं आएगा। केपलर का इस्तेमाल करके, केपलर का थर्ड लॉ इस्तेमाल करके हमने न्यूटन का F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वाला, आर स्क्वायर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।
कितना कैलकुलेशन हमने सीखा, सोचो इसमें कितने सारे कैलकुलेशन थे, मैथमेटिक्स पूरी सीख गए आप। ठीक है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हैंडल करना, है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर, ये आपने पावर एडिशन सीख लिया, है ना, बेस सेम तो पावर एड, ये बेस कहलाता है। जैसे कि मान लो 10⁻² है तो इसको पावर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं, ये भी चीज याद रखनी, ये सब बच्चों को नहीं पता रहता है, तो ये बात आप समझ के रखना अच्छे से। ठीक है, चलो तो अब आप समझना, मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट में, और ये चीज आपने सीख ली भाई, इनवर्स, ये जो प्रोपोर्शनलिटी वाला है कि इक्वल टू कांस्टेंट हटाने का तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है। दिल से बताना कितने लोगों को पता था ये बात, किसी को नहीं पता था भाई, अभी मालूम पड़ा है आपको, तो ये बात आप समझ के रखना। चलिए, तो हमने यहां तक सीख लिया। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन सीखेंगे बच्चों, जो कि मैंने आपको सिखाने जा रहा हूं, अब ध्यान देना। मैंने देखो आपको डे 1 से चिल्लाते आ रहा हूं कि जब भाई ये पेन और मैं, न्यूटन कहता है ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय सम फोर्स। अब पेज नंबर 6 में आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 बराबर है, 6 में आ जाओ पेज नंबर। क्वेश्चन करना है अपने को, सॉल्व एग्जांपल करवाने जा रहा हूं बच्चों। देखो, तो मान लो अभी ये मेरी पेन है और मैं हूं, तो न्यूटन कहता है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टू ईच अदर बाय सम फोर्स, है ना, कहता है ना न्यूटन। तो मतलब ये पेन मुझे अट्रैक्ट कर रही है और मैं पेन को अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो हम दोनों चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं? सही बात है ना। तो चलो पहले पता तो करें कि हमारे बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ताकत जो फोर्स है बीच का, कितनी है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे बीच में है। चलो ये तो मालूम करें सबसे पहले। आ जाओ सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन, राहुल रोशनी वाला क्वेश्चन भी मैंने दिया था एक, आपको याद होगा। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया के सभी ऑब्जेक्ट में अप्लाई होता है, तो वो ऑब्जेक्ट दूसरे से चिपक क्यों नहीं जाते? यही क्वेश्चन है ना बच्चों। मून आके चांद में, जो चांदा मामा हमारे धरती मैया में आके चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 6 में दिया हुआ है आपके कि महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। देख बेटा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक टेबल है और उसमें महेंद्र बैठा है और विराट बैठा है। तो महेंद्र का वजन 75 kg और विराट का वजन 80 kg है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। तो बताओ ये दोनों आपस में चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं, या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा? दुनिया के सभी ऑब्जेक्ट में भाई लगता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, Gm1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। तो यहां पे अभी गिवन डेटा लिख लो, इस क्वेश्चन का गिवन डेटा लिख लो। m1 कितना है? 75 kg, m2 कितना है? 80 kg, और डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहां पे देखना जरा अच्छे से, m इज इक्वल टू, और g की वैल्यू फिक्स होती है, सॉरी स्मॉल g गलती से भी मत लिख देना, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। यही होता है ना यूनिट के साथ लिखने का। तो फॉर्मूला पुट करो अभी, 6.673 इंटू 10⁻11 इंटू 75 kg इंटू 80 अपॉन में 1 का स्क्वायर, क्योंकि d क्या है? 1 है, और उसका स्क्वायर, है ना। अब आप इसको सॉल्व करो, 6.673 इंटू 10⁻11 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इंटू 80 मल्टीप्लाई करो, और नीचे 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इनके बीच का फोर्स आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या लगता है, मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं सॉल्व करके लाया हूं आपके लिए। तो देखो बच्चों, तो यहां पे मैंने बनाया भी है कि मान लो हमारे महेंद्र का मास 75 kg, विराट का मास 80 kg, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, बैठे हैं टेबल में, तो फोर्स कितना होगा इनके बीच में? तो d 1 मीटर है, m1 75, m2 80 kg, g की वैल्यू फिक्स होती है, याद कर लो, फॉर्मूला लगाया। देखो कैसे लिखना होता है एग्जाम में डायग्राम बना के क्वेश्चन को, ये मैं आपको पूरा पैटर्न बता रहा हूं, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो ये पैटर्न पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। तो पुट करो अभी 6.673 लिखोगे, 6.67 भी यूज करोगे चलेगा। तो अभी क्या आएगा यहाँ पर हमारा बच्चों, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, और m1 कितना है? 75, m2 कितना है? 80, लिख दिया, अपॉन 1 का स्क्वायर। 1 तो कोई मतलब नहीं होता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और हटा दोगे तो कोई मतलब नहीं, नीचे 1 रख के। अभी नहीं, जैसे कि मान लो x अपॉन 1 है तो इज इक्वल टू x ही होता है ना, उसको क्या है, ठीक है, ध्यान देना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 आता है, कितना आया? 6000, और ये 6.67 इंटू 10⁻11 6000 आया ना, 6000। अब इस 6000 को 6.67 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 6000 को मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे मैंने लिख के भी दिखा दिया पहले, और 10⁻11 को पहले अलग कर दिया, फिर मल्टीप्लाई किया। जब इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 02004,
यही वैल्यू आएगी आपको, अभी पॉइंट नहीं दिखेगा आपको, और 10⁻11 यहां पर है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे पॉइंट शिफ्टिंग किया है मैंने। पॉइंट शिफ्टिंग जिसको आता है ना वही हमारे एग्जैक्टली बुक का आंसर निकाल सकता है, वरना ये आंसर भी करेक्ट है। यहां पर भी छोड़ दोगे ना, किसी टीचर में दम नहीं है आपको मार्क्स कम देने का, ये बात आप समझ के रखना बच्चों, वैल्यू सेम है दोनों की। लेकिन अभी हमको बुक जैसा आंसर चाहिए, तो बुक का आंसर चाहिए तो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन में सॉल्व एग्जांपल में दिखाया ही नहीं है बच्चों। तो अभी आप क्या करोगे, मैं आपको सिखाता हूं, आ जाओ, पॉइंट शिफ्टिंग सिखाता हूं आज। आज आपको मजा आ जाएगा सीख के। देखो, तो मान लो अभी आपके सामने 0.2 फॉर एग्जांपल लिखा है, और आप चाहते हो बच्चों कि ये पॉइंट यहां आ जाए, या फिर मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0.002 और आप चाहते हो ये पॉइंट यहां आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि ये पॉइंट इधर आ जाए, इधर आ जाए, तो डिवाइड बाय 100 वो सब दुनियादारी करोगे क्या? एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक फॉलो करो। क्या करने का, सीधा इस पॉइंट को इधर लिख दो, बात ही खत्म। और मल्टीप्लाई में क्या करने का, अभी कितना डिजिट इस तरफ गया, 1 2, तो यहां पे क्या करने का, 10⁻2 कर दो। तो कभी भी जब इस तरफ पॉइंट शिफ्ट करना है तो प्लस साइन के साथ यहां पर 10 के पावर में जितना डिजिट गए रहोगे, 1 2, तो यहां पे 2 कर दिया। अब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ अगर हम जाएंगे तो माइनस में लिखने का, निगेटिव, तो क्या करने का, इधर करना है ना, तो सीधा लिख दो 4.02, और क्या करोगे, 10 के पावर में कितना डिजिट गए, 1 2, लेकिन माइनस के साथ, हो गया सॉल्व, चला गया आपका पॉइंट शिफ्ट हो गया। बाद में इस 10 के पावर को हैंडल करना बहुत आसान है, आपको सिखा दूंगा मैं, समझ गया ना। तो अभी वहां पे आंसर क्या दिया है, यहां पे क्या दिया है, 4020 दिया हुआ है, इंटू 10⁻11 दिया हुआ है, तो क्या लिखूंगा मैं, 4020 इंटू 10⁻11। बच्चों एक चीज सिखा दूं क्या, फिजिक्स में कभी भी आंसर एक डिजिट के बाद पॉइंट रखना होता है। फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन के आंसर में ट्राई करना कि पॉइंट एक डिजिट के बाद लाना हो, ला के ही आंसर छोड़ो, हमेशा बुक वाला आंसर आएगा आपका। तो इसका मतलब पहले सीखो क्या है, 0.0 ऐसा है ना, अभी इसके आगे कुछ नहीं तो 0.0 लिख सकता हूं ना, ठीक है, -11। अब इस पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दो, तो अभी 1 2 3 4 डिजिट आएगा, तो 10⁻4, और इस तरफ गए हो तो 4 ही रहेगा, 4.0020 ऐसा आएगा मल्टीप्लाई, बराबर बोल रहा हूं ना, 0 इंटू 10⁻4, और ये तो है ये 10⁻11, सही बात बोल रहा हूं ना। अभी देखो इसमें इस वैल्यू में कुछ नहीं था यहाँ पे, तो 0.0 लिख सकता हूं। फिर फिजिक्स के क्वेश्चन के आंसर में क्या रहता है, कभी भी एक डिजिट के बाद पॉइंट रखना रहता है, ये हमेशा ट्रिक याद रखना, हमेशा बुक वाला आंसर आएगा, वरना आंसर तो ये भी करेक्ट है, बुक वाला आंसर चाहिए ना अपने को, ध्यान देना। तो ये पॉइंट हमेशा इधर शिफ्ट करो एक डिजिट के बाद, तो मैंने शिफ्ट कर दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट, तो 10⁻4। अब इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव रहता है, तो +4 है। उस तरफ शिफ्ट करना होता, अगर यही क्वेश्चन मान लो कुछ ऐसा होता, 0.0000402 इंटू 10⁻11 होता, अगर ऐसा होता तो भी तो मुझे इस पॉइंट को एक डिजिट के बाद शिफ्ट करना होता, तो मैं क्या करता, 4.02 लिख देता। अभी इधर के 0 लिख के कोई मतलब है क्या, अभी जब पॉइंट इधर आ गया तो नहीं है ना, ठीक है, तो ऐसा लिखता, और इंटू कितना डिजिट गया, 1 2 3 4 डिजिट गया, तो -4 लिखता इंटू 10⁻11, ऐसा आता। सही बात है कि नहीं बच्चों, ये बात ध्यान देना, ऐसा इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का सेम है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। चलो बस पॉइंट का खेल है, ठीक, जैसे कि अभी आप ही बच्चों बताओ, है ना, यहाँ पर देख लो 10 लिख दो, चाहे 10.0 लिख दो, मतलब तो एक ही है ना, यही चीज है। और चाहे तो 0.1 इंटू 10⁻2 लिख दो, मतलब तो एक ही है। इसका भी मतलब, इसका भी मतलब, इसका भी मतलब एक ही होता है। देख लो आपका सेम वैल्यू है, करके देख लो मल्टीप्लाई, आपको 10 ही आने वाला है, करके देख लो, सब करके लो, सब एक ही, वही है, बस पॉइंट का खेल है बच्चों। तो ये पॉइंट ठीक है, इधर आ गया। अब आप इसको सॉल्व करो, इसको तो मैंने क्या सिखाया था अभी, बेस सेम तो पावर ऐड, तो 4 प्लस और -11, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, तो 4 -11, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 11 में से 4 के कितना बचेगा, 7, -7, और यहाँ पे क्या आएगा 4.002 इंटू 10⁻7। देखो वही आया क्या, किधर गया क्वेश्चन, देखो वही आया क्या, हाँ देखो वही आया। तो देख लो बच्चों अच्छे से, 4.002 इंटू 10⁻7। तो मैंने बस किया ही क्या है, बस यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने उस पॉइंट को यहाँ ला दिया, और फिर 10⁻4 -11 सॉल्व किया उसको, 4.002 इंटू 10⁻7 आ गया। तो सिंस द फोर्स हमारा, अब बच्चों इसमें भी एक चीज और सीखो, इसमें भी एक पॉइंट शिफ्टिंग है। अभी आपके पास मान लो 4.002 इंटू 10⁻7 आया है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका असली मतलब जानते हो क्या है, कि ये पॉइंट ना माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो आपको पॉइंट इस तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ना अंदर, इस तरफ लेके जाओ, ट्रिक बताता हूं एक डायरेक्ट।
तो 7 डिजिट इस तरफ पॉइंट को ले जाओ, तो 4 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लगा दो, और 002 ये है, ये इधर 0 आएगा, ये न्यूटन, ये हमारा असली फोर्स आया है। ये बात ध्यान देना, इतना फोर्स, मतलब महेंद्र और विराट के बीच में इतना फोर्स लग रहा है, 0.0000004 ना के बराबर है भाई। मैं इससे ज्यादा का तो फूंक मार दूं, इससे ज्यादा की मैं फूंक मार दूं। ये ध्यान देना। अगर बच्चों यही क्वेश्चन अगर आप बोलोगे ये नहीं समझा भैया, ये माइनस को शिफ्ट करना नहीं समझा, मैं ये तेरे को सिखा रहा हूं। जैसे कि मान ले अगर 4.002 इंटू 10⁻7 अगर होता तो क्या करते, तो कुछ नहीं, इधर प्लस है ना, तो इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे, तो अभी कितना डिजिट, 7 डिजिट, 1 2 3 तो पहले ही आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो ये वैल्यू आती, फिर ये इसका मतलब ये वैल्यू होती। और माइनस है तो उस तरफ शिफ्ट करोगे, है ना, पहले से ही अगर यहाँ माइनस प्लस है, इनको शिफ्ट करना है तो इस तरह से, माइनस में तो इस तरफ पॉइंट को शिफ्ट करने का, प्लस है तो उस तरफ, है ना, अगर माइनस है तो इस तरफ, अगर मान लो प्लस है तो इस तरफ, ये वाले शिफ्टिंग में, ठीक है, इस शिफ्टिंग में। और अगर पॉइंट शिफ्ट करते हो, ये पॉइंट को अगर शिफ्ट करते हो तो इस तरफ करोगे तो प्लस, और उस तरफ करोगे तो माइनस, ये ध्यान रखना। नहीं समझ रहे हो, मतलब तुम अपने से पॉइंट को शिफ्ट करके ले रहे हो, और पॉइंट ये 10 ला रहे हो अपने आप, तो ये बात आप ध्यान देना। तो आप इधर जाओगे तो प्लस करोगे, उधर जाओगे तो माइनस। लेकिन अगर पहले से ही -7 है, ये माइनस है, ये जो भी है पहले से, और उसको इसमें मिक्स कर देना है, उसको इसमें शिफ्ट कर देना है, तो फिर आप क्या करोगे, इधर साइड शिफ्ट करना, माइनस है यहां देखने का, माइनस है तो शिफ्ट इधर करने का, अगर प्लस है तो उधर करने का। तो ये ट्रिक है, मतलब आपका बहुत बड़ा टाइम सेव होगा अगर ये ट्रिक आप सीख जाते हो तो। समझ रहा है, ध्यान रखना। तो सीखो चाहे मत सीखो, मैंने कैलकुलेशन सिखा दिया, इतनी भारी चीज मैंने आपको सिखा दी, सीधा बुक का आंसर लाना सिखाया, वरना आंसर तो ये भी करेक्ट था, बुक का आंसर लाना सिखा दिया। तो देखो बच्चों यहां लिखा है, सिंस रियल फोर्स जो है इनके बीच का इतना है, एंड इट इज वेरी वीक, हेंस द अट्रैक्टिंग फोर्स इज वेरी लो, एंड इस वजह से विराट और जो महेंद्र हैं ये आपस में कभी नहीं चिपकेंगे, बट इनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है, और वो फोर्स की वैल्यू इतनी है 0.000040002। इसलिए कहते हैं बच्चों, दुनिया में सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय सम फोर्स, बात अलग है कि वो फोर्स ही इतना वीक है। चलो अब आपको मैं जाते जाते एक क्वेश्चन देके जाता हूं, आप सॉल्व करना। एक टेबल में राहुल है और एक रोशनी है, राहुल का वजन 70 किलो है और रोशनी का वजन 150 किलो है, और इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, 2 है, 2 मीटर है, चलो 2 मीटर दे दिया। तो बताओ इनके बीच का मतलब डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, तो बताओ इनके बीच का फोर्स कितना होगा, क्या ये दोनों चिपकेंगे, कितना होगा। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, कैलकुलेशन कैसे किया है मैंने, यहाँ पर पॉइंट शिफ्टिंग कैसे की है, इस ऐसा रहेगा तो कैसा पॉइंट को शिफ्ट किया है, प्लस माइनस दोनों सिखाते गए हूं आपको एक्स्ट्रा। और अगर मान लो पहले से पॉइंट रहेगा तो कैसे ये 10 लाओगे यहाँ पर, है ना, 10 कैसे लाओगे, ये सब भी सिखा दिया आपको। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे खुद कमेंट में बताओ कि कितना आता है, देखते हैं कितने बच्चे सीखे हैं मेरे से, ठीक है। तो ये बच्चों आप ध्यान रखना, यहां तक हमने सीख लिया। अब डायरेक्ट इसके बाद हम लोग सीखेंगे अर्थ ग्रेविटेशन, फिर हम सीखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी की वैल्यू, वेरिएशन इन जी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखो यही वेरिएशन इन जी पढ़ेंगे, मास एंड वेट पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे, और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बच्चों मैं ट्राई करूंगा कि हम लोग ये चैप्टर को पूरा फटाक से फिनिश कर दें, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना मेरी जान, ठीक है। और अगर आज के सेशन में, मैंने बोला था ना आज का टॉपिक बहुत हार्ड है, इस वीडियो को मिनिमम 3 बार आप और देखो, और फिर आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे ना भाई, पूरे स्कूल में ना आपकी टक्कर में कोई नहीं होगा। बस इतनी मेहनत कर लो, 2-3 बार देख लो इस वीडियो को। सबसे बड़ी थियरी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन सब इसी में सिखाया है भाई। इस वीडियो को देख लो और बवाल चीज है भाई, आपको बहुत कुछ आ जाएगा। और जो लिखाया हूं सब अपनी नोट में फटाफट कॉपी करते जाओ, तो और आगे रहोगे। टीचर बोलेगा भाई ये नोट्स कहां से लिख के लाया है सब कुछ, टीचर खुद तुम्हारी नोट को रेफर करके बच्चों को पढ़ाएगा, ये मेरी बात याद रखना, समझ रहे हो। तो चलो मेरी जान अब तैयार हो जाओ आगे बढ़ने के लिए, 95 लाने के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर 4 में हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ये चैप्टर का, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, सबको बताओ, है ना। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।